ई कंटेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है एजुकेशन के लिए। हमारे पास अनेक फॉरेस्टर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स ऐसी जगह पे पोस्टेड होंगे जहाँ पे उनको शायद रेफरेंस बुक्स ना अवेलेबल हो, या फिर उनके पास रेफ़र बैक करने के लिए कोई रिसर्च साइंटिस्ट या ऐसी कोई लोग अवेलेबल ना हो। इसके लिए हमने ई कंटेंट डेवलप करने की कोशिश की है, जहाँ पे हम लोग बेसिक टॉपिक्स के ऊपर ई कंटेंट के माध्यम से बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे ऑनलाइन करेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज डॉक्टर भावना तिवारी, कर्नाटक। आज मैं आप लोगों को पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में बताऊंगी। पॉपुलेशन बेसिकली एक ही स्पीशीज का ग्रुप है इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया, जिनमें कि इंटरब्रीडिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वली सर्वाइव करें या रिप्रोड्यूस करें। पॉपुलेशन बेसिकली अगर हम स्मॉल एरिया का पॉपुलेशन काउंट करते हैं या स्टडी करते हैं, उसको हम उस पॉपुलेशन को मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे एक स्पेसिफिक सॉइल की अगर हम स्टडी, पैच की अगर हम स्टडी करते हैं, या फिर हम पॉन्ड की पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, तो उस पॉपुलेशन को हम कहते हैं मेटा पॉपुलेशन। इसके अलावा हम लार्ज एरिया जैसे आइसलैंड, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, इनकी पॉपुलेशन भी स्टडी करते हैं। इसी को हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी में बेसिकली हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है जैसे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या है, मोर्टेलिटी क्या है, नेटेलिटी क्या है, ठीक है ना, क्या रेट है इनका, और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें हमारी पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। कुछ इम्पोर्टेंस हमारी पॉपुलेशन इकोलॉजी की इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे हम माना किसी की स्टडी करते हैं, तो हम स्टडी पे जो है हम इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में कि क्या चेंजेस पॉपुलेशन में आए, और पॉपुलेशन में चेंजेस आने की वजह से इकोसिस्टम में क्या चेंजेस आए, क्योंकि इकोलॉजी एक तरह की इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, इस तरीके की स्टडी हम करते हैं। इसी को हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंस यही है कि अगर हम इसकी स्टडी इकोलॉजी की करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे इकोसिस्टम में, एज वेल एज इन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और व्हाटएवर। कुछ एग्जांपल्स हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के। जैसे एक एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे बाय द वे हमने देखा कि ह्यूमन पॉपुलेशन में किसी डिजीज का क्या फर्क पड़ता है, कोई एपिडेमिक है, कोई इस तरीके की डिजीज आ रही है, तो वो उसकी जो स्टडी हम करते हैं उसको भी हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। उसी में बेस्ड होके हम जो है पॉपुलेशन का डेथ रेट और बर्थ रेट, इस तरीके की स्टडी हम निकाल सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम कितनी वैक्सीन की ज़रूरत है, वैक्सीन कैसे क्रिएट की जाती हैं, ये सारी स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉपुलेशन इकोलॉजी की स्टडी के द्वारा ही आती हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं स्क्रीन में हमने दिए हैं, जो कि देखे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, या इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन की? जैसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन, अबंडेंस, डेंसिटी, एज स्ट्रक्चर, ठीक है ना, सेक्स स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम जो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहले है हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें डेंसिटी की ज़रूरत होती है। तो अगर हमने किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी निकाली है तो हम उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी के बाद हम अबंडेंस, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अबंडेंस और फ्रीक्वेंसी के रेशियो को ही हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली कई तरीके से होता है, जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, जिनकी वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज है अगर ग्रेटर देन 0.025, और अगर रैंडमली है तो 0.025 से 0.05, और अगर क्लस्टर्ड अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो या क्लम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहेंगे, दैट इज स्मॉलर देन 0.05। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है जब हम A/F रेशियो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है
अबंडेंस भी हम जो है बेसिकली जो है अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी की हमारे पास जो है एक फॉर्मूले यूनिवर्सल फॉर्मूला बताया गया है। तो जो फॉर्मूले हैं दैट इज दिस डेंसिटी जो है दिस इज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडी। फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीशीज अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड इनटू 100। Abundance total number of individual of the species upon total number of quadrate in which species occur। तो इसका मतलब यह है जब हम डेंसिटी फ्रीक्वेंसी अबंडेंस कैलकुलेट करते हैं तो पॉपुलेशन को अगर जब हम काउंट करते हैं तो काउंट करने का मतलब यह है कि हम सैम्पलिंग करते हैं उसकी। अगर किसी बड़े एरिया में हमें पॉपुलेशन काउंट करना है तो अगर हम एक एक करके काउंट करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए लेबर की भी जरूरत होगी और बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इजी या पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ने सैम्पलिंग प्रोसेस फॉलो की है। तो सैम्पलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्वाड्रेट मेथड, मार्क रिकैप्चर मेथड, ये सारी मेथड्स को स्टडी करते हैं। क्वाड्रेट की यूजुअली हम स्टडी करते हैं स्टेबल पॉपुलेशन, जैसे वेजिटेशन वगैरह के लिए हम क्वाड्रेट की उसमें हम क्वाड्रेट प्लेस कर देते हैं एक एरिया में। जैसे लेट्स से एक फॉरेस्ट में हमें कोई पॉपुलेशन स्टडी करनी है तो हम माना ट्रीज की करनी है तो हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेट प्लेस करेंगे। लेट्स से हमने 10 क्वाड्रेट प्लेस कर दिए तो क्वाड्रेट मींस एक सैंपल, एक क्वाड्रेट प्लेस किया 10 बाई 10 मीटर का, तो उसको हमने उसके अंदर जो भी स्पीशीज आई उन्हें हमने काउंट कर लिया। तो इसी तरीके से हमने सपोज 10 20 आप की मर्जी, वो डिपेंड करता है एरिया पे, माना हमने 10 करे हैं, रेंडमली हमने क्वाड्रेट स्टैब्लिश किए और उसके अंदर जो स्पीशीज आई हैं उन्हें हमने काउंट कर दिया। जब हमने स्पीशीज काउंट कर ली तब हमने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड में उन्हें रखा और कैलकुलेट करके डेंसिटी कैलकुलेट करनी। उसी बेसिस पे हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे स्पीशीज की। तो स्पीशीज की टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीशीज अगर, जरूरी नहीं है हर क्वाड्रेट में स्पीशीज आए, इसीलिए हम रैंडम सैम्पलिंग लेते हैं। तो अगर जिस जिस भी क्वाड्रेट में हमारी स्पीशीज अकर करती हैं वो हमने क्वाड्रेट को नोट किया, उसके अलावा टोटल क्वाड्रेट को स्टडी करके इनटू 100, क्योंकि परसेंट फॉर्म में निकलती है इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी हमने निकाली। बस इसी तरीके से हमने फिर अबंडेंस डेटा को देखते हुए हम अबंडेंस स्टडी करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज, इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज का टोटल नंबर हम काउंट करके टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट जिसमें की स्पीशीज हमारी पाई गई है, इन विच स्पीशीज अकर्ड। तो ये तीन चीजें हमारी जब निकल जाती है, इसी से फिर हम A/F निकालते हैं। A/F मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो A/F रेशियो जो है, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो A/F रेशियो ये हमारा कैलकुलेट करके जब इस तरीके की वैल्यूज आती हैं तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म है या फिर रैंडम है या फिर क्लस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी स्पीशीज का। These all are the example of दिस इज द अबंडेंस, जो कि हमने अभी आपको पहले डिस्कस किया। इसके अलावा है डेंसिटी, ये भी हम उसी तरीके से क्वाड्रेट मेथड की वजह से डेंसिटी निकाल सकते हैं। एज स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, किस किस एज के हैं, ओल्ड एज है, यंग एज है या फिर इन्फेंट्स हैं। तो इस तरीके की स्टडी जब हम करते हैं किसी एरिया में, एक पॉपुलेशन के अंदर कितने ओल्ड हैं, कितने यंग हैं, कितने इन्फेंट्स हैं, इस तरीके की स्टडी, या कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, इसी को हम कहते हैं एज स्ट्रक्चर। या फिर अगर हम मेल फीमेल की करते हैं तो सेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। उसमें हम इस तरीके की स्टडी करते हैं जिससे कि हमारा एज स्ट्रक्चर या सेक्स स्ट्रक्चर पता चल जाता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम डेंसिटी फ्रीक्वेंसी अबंडेंस की ही बात करते हैं। This is quadrate method. This is mark recapture. अभी तक हमने क्वाड्रेट मेथड की बात की। डेटा लेना है, अगर हम इस मेथड से लें तो भी हम डेंसिटी फ्रीक्वेंसी अबंडेंस वैसे ही निकालेंगे, क्वाड्रेट मेथड से लें इसी, बट इसमें हम मूवेबल एनिमल्स का निकाल सकते हैं। क्वाड्रेट हम स्टेबल स्पीशीज का निकालते हैं। तो ये अगर जिन स्पीशीज में ये मेथड सही बैठती है उसमें हम क्या करते हैं, मार्क रिकैप्चर मेथड यूज करते हैं। लेट्स से हमने एक एरिया लिया, उसमें हमने लगभग 80
पहले मार्क हम गए, हमने 80 एनिमल्स ले लिए, 80 एनिमल्स को हमने मार्क कर दिया या टैग लगा दिया वटेवर, देन उन्हें रिलीज कर दिया फॉरेस्ट में। उसके बाद हम कुछ समय बाद फिर उस एरिया में गए, हमने अगेन फर्स्ट कैप्चर किया, मार्क कर दिया, रिलीज कर दिया। सेकंड में हम फिर गए, हमने फिर एनिमल्स लिए, देखा, माना लेट से हमने 100 ले लिए उस दिन, तो 100 में हमने देखा कुछ हमें मार्क्ड एनिमल्स भी मिले हैं जो हमने पहले करे थे, कुछ उसमें मिल गए, तो उसमें हमने बचे हुए एनिमल्स को फिर मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये सेकंड मार्क हो गया, सेकंड कैप्चर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको जो है एक हमारे पास फॉर्मूला है, उस पे हमने उस वैल्यू को रख लिया। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, नंबर मार्क फर्स्ट कैच, नंबर मार्क सेकंड कैच अपॉन टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेकंड कैच। ठीक है, तो नंबर ऑफ मार्क फर्स्ट कैच जो हमने पहले कैच में पकड़े, ठीक है, उसमें कितनों को हमने नंबर किया या टैग किया। फिर टोटल पॉपुलेशन हमें निकालनी है, तो हमने टोटल पॉपुलेशन निकाल दी, तो नंबर ऑफ सेकंड कैच और टोटल नंबर ऑफ सेकंड कैच जो हमने सेकंड बार जाके नोट किया, उसको हमने इस फॉर्मूले पे रख दिया। इससे हमारा n इक्वल्स टू mn/x निकल गया। ठीक है, तो इस मार्क रिकैप्चरिंग मेथड से हम जो है किसी भी एनिमल की पॉपुलेशन को निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा हर एनिमल्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये मेथड ठीक ही बैठे। किसी में तो जो जैसे स्लगिश एनिमल्स हैं या जो कम धीरे धीरे मूव करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल्स के लिए जब टफ होता है तो हम फिर सेंसर्स और कई चीजें या फिर कैमरा ट्रैपिंग की वजह से भी जो हम उसमें ट्रैप करते हैं डेटा, उसकी वजह से भी हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। These all are about मार्क रिकैप्चर मेथड। उसके अलावा फिर हम लोग जो है एक स्टडी हमारी ये तो हमारी मार्क रिकैप्चर क्वाड्रेट, ये तो मेथड है। इसके अलावा हमारा एक मेथड आता है बर्थ रेट। बर्थ रेट हम कैसे निकालते हैं, बर्थ रेट मींस नेटेलिटी। ठीक है, तो बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट एरिया अपॉन एवरेज पॉपुलेशन। ठीक है, तो इससे हम बर्थ रेट निकाल देते हैं किसी भी पॉपुलेशन का, किसी भी एरिया में। एवरेज पॉपुलेशन जितनी भी होगी वहां की, उसका नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम, एक टाइम में लगभग कितने की बर्थ हो रही है, कितने लोग जन्म ले रहे हैं। इसी तरीके से जो है बर्थ रेट निकाली जाती है। ये बर्थ रेट जो होती है हमारी 2 टाइप्स की होती है, फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी, इसको फेकंडिटी भी कहते हैं। फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स अंडर आइडियल कंडीशंस when there is no ecological limiting factors such as competition with other individuals, availability of, जब बहुत सारी availability of resources हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रो करती है, यानी कि बर्थ रेट बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं फेकंडिटी। इकोलॉजिकल नेटेलिटी, इकोलॉजिकल नेटेलिटी क्या होती है, रियलाइज नेटेलिटी भी कहते हैं, which is the number of individual produced under a specific environmental conditions। ठीक है, the degree of physical constraint in an ecosystem varies with time and space, thus the ecological natality is not constant for a population. It is also called fertility rate. Then next आती है mortality. Mortality means death rate. ठीक है, मृत्यु दर। Mortality means the death rate of individual in a population under certain environmental conditions. इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी दिए गए समय अंतराल में कितनी मृत्यु हुई, उसको ही हम कहते हैं मृत्यु दर। ठीक है, मोर्टेलिटी भी इसी तरीके से 2 टाइप की होती है, मिनिमम मोर्टेलिटी और इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। मिनिमम मोर्टेलिटी मींस जैसे ज्यादा एज ग्रुप में, जैसे हम कहते हैं ओल्ड एज में ही हो रही है मृत्यु, ठीक है ना, बहुत ज्यादा यंग एज में या बचपन में ज्यादा लोग ऐसी मृत्यु दर नहीं देखी जा रही है, तो उसको हम कहेंगे मिनिमम मोर्टेलिटी। यानी कि आदमी जो है या कोई भी चीज अपने एक एज लेके ही मर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो यंग एज में बहुत ज्यादा हो जा रही है या चाइल्डहुड एज में या इन्फेंट एज में बहुत ज्यादा हो जा रही है। ऐसी सेकंड है इकोलॉजिकल, कुछ ऐसी होती हैं जो कि अज्यूम की जाती हैं, जैसे लार्वल एज में ज्यादा मोर्टेलिटी होती है,
सीडलिंग एज पे ज़्यादा मोर्टेलिटी मानी जाती है प्लांट्स में, या फिर ओल्ड एज पे जो मोर्टेलिटी मानी जाती है, उसी को हम इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये डिपेंड करता है बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। तो जो ग्रोथ कर्व बनते हैं, हमारे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, लेकिन हमें कैसे अंदाज आता है? तो कुछ हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो हम उन कर्व्स के माध्यम से ये पता लगाते हैं कि पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो कर रही है, या कहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल हो रही है, कहाँ पे से उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो जब हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, हमें दो प्रकार के कर्व्स दिखते हैं। जैसे एक जे शेप्ड कर्व होता है और एक होता है एस शेप्ड कर्व। तो जो जे शेप्ड कर्व आता है, जे शेप्ड कर्व को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब जब आपके पास लॉट ऑफ ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और पॉपुलेशन बहुत इजीली ग्रो कर रही है और फास्टली ग्रो करती है। पॉपुलेशन दर जो है ग्रोथ की जो दर है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारे फेवरेबल रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। तो पॉपुलेशन क्या हो रही है? इंक्रीज करती जा रही है। तो ऐसे केस में जब पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाएगी और उसको अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं वो मिलते जाएंगे और वो उसमें मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, तो उसका जो शेप आता है वो जे शेप्ड आता है। तो इसीलिए इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहते हैं और उसको हम जे शेप से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर जे शेप आने के बाद कभी कभी क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर गई, तो कभी न कभी एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारे एनवायरमेंट में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कम होने लगते हैं। जनसंख्या जब बढ़ रही है तो उनको चीजें लेने के लिए भी तो कमी भी तो होती है कहीं ना कहीं। तो वो स्टेज जहाँ पे जनसंख्या मैक्सिमम हो गई ग्रोथ, ठीक है, अब वहां से रिसोर्सेज कम हो गए, तो पॉपुलेशन क्या होती है? डिक्लाइन होने लगती है, क्योंकि उस प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहा है लोगों को, किसी न किसी वजह से पॉपुलेशन का डिक्लाइन हो रहा है। तो जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ दिखती है पॉपुलेशन की, उस एरिया को जहाँ तक मैक्सिमम वो रिसोर्सेज ले सकते हैं, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ संभव नहीं है, उसी पॉइंट को हम कैरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और वही पॉपुलेशन स्टेबिलिटी भी शो करता है। तो उसी पॉपुलेशन स्टेबिलिटी के बाद पॉपुलेशन जब डिक्लाइन होने लगती है तो हमारा एस शेप्ड कर्व बनता है। ठीक है, उसमें भी कभी कभी काफी वेव्स टाइप की आती है, इसलिए कि कभी अगर रिसोर्सेज मिले तो पॉपुलेशन थोड़ा हाइक कर गई, फिर अगर एडवर्स कंडीशंस मिली तो पॉपुलेशन फिर लो कर गई, तो एक यू शेप कर्व आ जाता है, वेव्स टाइप का। तो उस शेप में हम उसको जो है एस शेप से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा कर्व का जो शेप आता है वो इस तरीके का आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एस शेप। ये तो पॉपुलेशन हाइक करी, यहाँ एक स्टेज तक हाइक करी, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी आ गई, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, जहाँ तक कि वो एनवायरमेंट से रिसोर्सेज ले सकता है। उसके बाद रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो जब वो हाइक, तो इतने तक तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व आ गया। उसके बाद जो है एक स्टैग्नेशन आता है, हाइक करने के बाद जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो स्टैग्निटी आ जाती है। तो इसको हम जो है यहाँ पे इस पॉइंट को कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इस स्टैग्नेशन के बाद कर्व्स बनने लग जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन डाउन हो रही है। तो इस तरीके का शेप जब आता है तो उसको एक तरह से एस शेप से डिनोट करते हैं, और कैरिंग कैपेसिटी को हम के से शो करते हैं। ठीक है, तो ये दो जो प्लॉट है, एक्सपोनेंशियल का है और ये लॉजिस्टिक, इसको कहते हैं लॉजिस्टिक कर्व। देन आता है पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड भी हमारा नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। ये एक पिक्चराइजेशन है किसी चीज का, हम पिक्चर फॉर्म में जो है शो कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन को। ठीक है, कभी हम ग्राफ के जरिए शो करते हैं, कहीं हम डिफरेंट टाइप के शेप्स के शो उसमें ग्रो करते हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेक्स एंड एज ग्रुप। ठीक है, सेक्स कितना है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो यूजुअली जो पिरामिड्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक्सपेंसिव, स्टेशनरी एंड कंस्ट्रक्टिव। एक्सपेंसिव पिरामिड होता है जिसमें कि पॉपुलेशन शुरू में जो है बहुत ज्यादा, हमारी जैसे इन्फेंट जो है काफी ग्रो करे, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहना चाहिए हो रही है। इसमें जो है
population of pre-reproductive and reproductive age groups and the population of post-reproductive age groups is very less compared to pre-reproductive and reproductive age groups. ठीक है, यानी कि हमारे इन्फेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, उसके बाद हमारी यंग जनरेशन में भी क्या है, फर्टिलिटी बढ़ी हुई है, लेकिन ओल्ड एज में जाते जाते पॉपुलेशन जो है थोड़ी सी कम होती जा रही, तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप आ जाता है जिसको कि हम कहते हैं एक्सपेंसिव पिरामिड। फिर आता है स्टेशनरी पिरामिड। ये हो सकता है कहीं कहीं पे कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जहाँ पे बेल शेप्ड या स्टेशनरी पिरामिड आता है। स्टेशनरी का मतलब एक स्टेबिलिटी सी आ गई, ना तो इन्फेंट्स में बहुत ज्यादा, प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव इन फेजेस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ना तो बर्थ ज्यादा हो रहा है, ना मोर्टेलिटी ज्यादा हो रही है ना। तो एक बेल शेप्ड कर्व आता है जिसमें कि और कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि यंग पॉपुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है, उसके बाद ओल्ड पॉपुलेशन आती है, और उसमें क्या हो रहा है कि उनके ना तो बर्थ रेट में कोई ज्यादा फर्क आ रहा है, ना तो डेथ ओल्ड एज में कोई ज्यादा, लगभग बराबर सा पैटर्न आता है, तो वो एक बेल शेप पैटर्न ले लेता है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉपुलेशन। थर्ड आता है कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन में क्या होता है, लो फर्टिलिटी रेट है, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है, इस जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट लो होगा, फर्टिलिटी रेट भी लो होगा, बर्थ रेट भी लो होगा, वहां पे हम एक कंस्ट्रक्टिव सा पिरामिड आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पिरामिड। तो ये जो है जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है, पिरामिड्स का शेप हमेशा डिपेंड करता है डेटा के बेसिस पे। हमारे पास जैसा डेटा होगा हमें उसी तरीके का पिरामिड मिलेगा। तो ये सभी जो है 3 टाइप के हमें पॉपुलेशन पिरामिड देखने को मिलते हैं। इसी के साथ मेरी ये आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।